दोस्तों नमस्कार। जब कानून अपना काम कर नहीं रहा हो, दस्तावेज कोई मायने रखते ना हो और संसद के भीतर स्पीकर की भूमिका पीछे बंधे उन हाथों पर टिकी हो जो कठपुतली की तरह उन्हें चला रहा हो, तो फिर किस लोकतंत्र का जिक्र किया जाए या किस संसद सदस्यता के रद्द होने पर मातम मनाया जाए। हम तो जेल भी चले जाएंगे और सदस्यता रद्द होती है तो कर दीजिए, लेकिन सच से डिगेंगे नहीं। और अब तो एक रकम भी सामने आ गई है, 20,000 करोड़ की। और अडानी और मोदी के रिश्ते खोजते खोजते लग यही रहा है कि मोदी ही अडानी है। यह मैसेज 27 मिनट की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का है जिसका इंतजार कल से हो रहा था और बार बार इस बात का जिक्र था कि राहुल गांधी जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, वायनाड से चुनाव लड़ेगा तो कौन लड़ेगा, और आने वाले वक्त में कांग्रेस की रणनीति होगी तो क्या होगी। बहुत महीन लकीर है, अब इसे पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पार्लियामेंट के भीतर जो कुछ हुआ बहुत कम लोग इससे पहले जानते थे कि राहुल गांधी ने तमाम दस्तावेजों के साथ, तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ जिन बातों को पार्लियामेंट में अपने पहले भाषण में कहा, उसको दो दो बार स्पीकर को सौंपा और स्पीकर उसके बावजूद भी कोई जवाब नहीं दे पाए तो सीधे मुलाकात कर यह कहा कि जब देश के मंत्री उन पर आरोप लगाते हैं तो बतौर पार्लियामेंट्री उनका यह हक बनता है और नियम कायदे के अनुसार बनता है कि पार्लियामेंट के भीतर उन्हें कहने की इजाजत दे दी जाए। और स्पीकर महोदय मुस्कुराते रहे, ऑफर करते रहे कि आप हमारे साथ चाय पीजिए, लेकिन जिक्र उन बातों का बिल्कुल नहीं था। क्या एक ऐसी स्थिति संसद के भीतर भी आ चुकी है जहां कानून मायने नहीं रखता है, डॉक्यूमेंटेशन भी मायने नहीं रखता है, यानी फैक्ट्स कुछ भी मायने इस देश के भीतर में अगर संसद में नहीं रहते हैं तो बाहर कैसे रहेंगे। यहीं से दूसरा सवाल निकल कर आया रिश्तों का। जो बार बार जिक्र अडानी और मोदी के रिश्तों का जिक्र अपने भाषण में किया राहुल गांधी ने, आज उसको भी डिकोड करने की कोशिश की। 3 सवाल सीधे तौर पर उठा दिए। पहला सवाल तो यह था कि जो शेल कंपनियां काम कर रही है, उन शेल कंपनियों के जरिए अगर 20,000 करोड़ रुपया आया है तो वो देने वाला कौन सा शख्स है। दूसरा सवाल था कि अगर शेल कंपनियां अडानी की कंपनी के साथ जुड़ी हुई नहीं है तो इस रकम को किस आधार पर देखा जाए, और उसके हिसाब से अगर इस इंटरप्रिटेशन को आगे बढ़ाएंगे तो जो ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग है उस पर इस देश की बड़ी जांच एजेंसी ईडी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, यह भी कहीं ना कहीं उस महीन लकीर के नीचे छुपा हुआ है। और तीसरा सवाल सबसे ज्यादा बड़ा, क्या यह पैसा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिया हुआ है? जिस समय से वो मुख्यमंत्री थे तब से उनके रिश्ते रहे हैं और यह एक खुली किताब की तरह है जिसमें किसी भी पन्ने को पलटकर जिज्ञासा पैदा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 2002 के दंगों के बाद जो रिश्ते अडानीज के साथ वाइब्रेंट गुजरात के जरिए वहां पर खड़े हुए, वह पूरा नेक्सस कैसे बनता चला गया, उसकी भी एक महीन लकीर आज राहुल गांधी ने यह कहकर खींच डाली कि रिश्ते प्रधानमंत्री भर का नहीं है, रिश्ते तो मुख्यमंत्री पद पर रहने के दौरान से हैं। और कौन भूल सकता है चार्टर्ड विमान, और कौन भूल सकता है चार्टर्ड विमान के भीतर की तस्वीरों को। यह दूसरा सवाल था जो बड़ा सवाल था। और तीसरा सवाल कहीं इन दोनों परिस्थितियों से आगे का है। 20,000 करोड़ की रकम इस देश के जहन में अब बस जानी चाहिए। राहुल गांधी ने 27 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम से कम 20 बार इस रकम का जिक्र किया। वो जानते हैं कि इस देश के भीतर जब घोपले घोटाले स्कैम होते हैं तो एक रकम होती है। बफोर्स घोटाला हुआ था तो भी एक रकम थी और वीपी सिंह जनता के बीच निकल गए और बार बार जिक्र करते थे मैं जेब से वो कागज निकालूं, और जनता वीपी सिंह के साथ खड़ी हो गई और सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री संख्या के लिहाज से राजीव गांधी की सत्ता ढहढहा कर गिर गई। और याद कीजिए मनमोहन सिंह के काल के दौरान या फिर उससे पहले याद कीजिए अटल बिहारी वाजपेयी के दौर की स्थिति, जब ताबूत घोटाले का जिक्र था और पेट्रोल पंप बांटने का जिक्र था
और इन सब के बीच फर्टिलाइजर घोटाले का भी जिक्र था और शेयर बाजार का भी जिक्र था, तो रकम उभर कर सामने आती थी और वाजपेयी जी की शाइनिंग इंडिया धधा के गिर गई। और जब मनमोहन सिंह की सत्ता आई तो उसमें 2G स्कैम की भी एक रकम थी जो 1,76,000 करोड़ की थी। उसके बाद कोयला घोटाले की भी रकम थी, आदर्श स्कैम की भी रकम थी, कॉमनवेल्थ घोटाले की भी रकम थी। और बीते 9 बरस से मोदी सत्ता लगातार बचती चली गई कि सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है। तो आज राहुल गांधी ने जब कैटेगरली इन बातों का जिक्र किया कि शेल कंपनियों से आए 20,000 करोड़ और जब अडानी का अपना बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा है तो वो पैसा तो उनके पास अपने जरिए आ नहीं सकता है। तो वो पैसा कैसे आया है, किस रूप में आया है, यानी पहली बार एक रकम के साथ सीधे सीधे मोदी सत्ता पर यह कहते हुए हमला बोला गया कि दरअसल करप्ट है यह सरकार और भ्रष्टाचार में जिस लिहाज से नेक्सस के आश्रय काम करती है उसमें क्रोनी कैपिटलिज्म मत देखिए, उसमें यह देखिए कि अंबानी अडानी और मोदी के बीच के जो रिश्ते हैं वह अडानी मोदी हैं या मोदी अडानी हैं। और इस धागे को पकड़कर उन्होंने 3 बातों का जिक्र और खुले तौर पर कर दिया। उन्होंने कहा आप मेरी सदस्यता रद्द कर सकते हैं, कर दीजिए, मैं अपनी बात पर अडिग हूं और इसे कहता रहूंगा। दूसरा जिक्र जिसका लोग इंतजार कर रहे थे, उन्होंने कहा मैं जेल में भी मुझे बंद कर दीजिए, मैं जेल भी जाने को तैयार हूं। इसका मतलब 2 है। पहला मतलब यह है कि अब जिस मामले को लेकर उनकी सदस्यता रद्द की गई है उस पर कोई कानूनी पहल होगी कांग्रेस की तरफ से या नहीं होगी, या इसे एक मौके के तौर पर कांग्रेस अपने साथ खड़ा कर देगी। क्योंकि अगर जेल में राहुल गांधी चले जाते हैं और कल जब उनकी सदस्यता रद्द की गई तो हर किसी को इंदिरा गांधी ही क्यों याद आ गए, जबकि इस देश के 32 और सांसद की सदस्यता रद्द की जा चुकी है। उन पे जो पूरे आरोपों की फेरिस्त है वो ऐसे वैसे आरोप नहीं है लेकिन मानहानि का मामला। और इसी तर्ज पर देखिए तो इंदिरा गांधी के दौर को याद कीजिए। इंदिरा गांधी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जब उनको कटघरे में खड़ा किया था तो 2 ही फैसले थे। एक फैसला था कि जो लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया गया और लाउड स्पीकर के लिए जो बिजली दी गई वह उस वक्त चुनाव आयोग के उस खर्चे पानी से नहीं जुड़ा हुआ था, और दूसरा हिस्सा था कि पीएमओ के अधिकारी चुनाव प्रचार के दौरान सक्रिय थे इंदिरा गांधी के साथ, और उसके बाद उनकी पूरी सदस्यता पर जो सवाल उठा और उनको इमरजेंसी लगाई गई, उस मुकाबले मौजूदा वक्त को अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आपको हो सकता है मानहानि कुछ उसी अंदाज में दिखाई देने लगे। तो क्या राहुल गांधी समझ रहे हैं या जान चुके हैं कि दरअसल इस देश के भीतर में एक करंट चल रहा है? उस करंट का मतलब बहुत साफ अभी तक था कि लोकतंत्र पे हमला है, संवैधानिक संस्थानों का खत्म होना है, लेकिन पहली बार वो करंट इस रूप में नजर आया कि सरकार कानून को दरकिनार कर जैसे चाहे वैसे अपनी पहल कर सकती है और बता सकती है कि यही तो कानून है। क्योंकि कानून के दायरे में जो सजा सुनाई गई उसके बाद एक झटके में बीजेपी के भीतर से ओबीसी की सवाल उठने लगे और कहा जाने लगा कि ओबीसी को लेकर राहुल गांधी ने कमेंट किया है। तो यहां पर एक चीज और जहन में रखिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त खुले तौर पर बीजेपी की रणनीति जो सार्वजनिक हो गई थी और कहते थे अपने भाषणों में यादव माइनस ओबीसी, जाटव माइनस दलित, यानी यादव को माइनस कर दीजिए ओबीसी, उनके वोट हमको नहीं मिलेंगे, और जाटव को माइनस कर दीजिए दलितों में क्योंकि मायावती उनकी लीडर है तो उनके वोट भी नहीं मिलेंगे, बाकी वोटों पर ध्यान दें। यानी पूरे एक तबके को ओबीसी से निकालकर राजनीति साधने का अनूठा खेल यूपी के चुनाव में देखा गया। और उस लिहाज से मौजूदा वक्त में बीजेपी को अगर ओबीसी दिखाई दे रहा है तो फिर वही सवाल है कि वह उस राजनीति को साधना चाहती है जिस राजनीति के तहत आज ही देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दिल्ली में नहीं है, वो कर्नाटक के चुनाव प्रचार पर हैं, अलग अलग कार्यक्रमों के बीच उनकी मौजूदगी है क्योंकि कर्नाटक में सांसें फूली हुई हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि इस बार कर्नाटक में पार लगाना मुश्किल है, कोई ऑपरेशन लोटस भी शायद
काम नहीं करेगा, तो अपने आप को प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने झोंक दिया है कर्नाटक के भीतर। दरअसल चुनाव का महत्व इस देश में इसलिए बड़ा है कि अगर चुनाव जीतते हैं तो सारे आरोप निराधार साबित हो जाते हैं, कहने के लिए भी कि देखिए जनता ने हमको जिता दिया और आप तो जनता से ही कह रहे थे कि हम करप्ट हैं, हमने ये घोटाले और स्कैम किए हैं। और अगर 2014 में मनमोहन सिंह चुनाव हारे, कांग्रेस चुनाव हारी, तो पूरे घोटालों की फहरिस्त है कि देखिए हम कहते थे ना कि आप घोटालेबाज हैं, स्कैम करते हैं। यह अलग मसला है कि 2G के तहत किसी को जेल अभी नहीं हुई, कोयला घोटाले में किसी को जेल नहीं हुई, CWG में जिसे जेल हुई थी कॉमनवेल्थ के तहत वो जमानत पर है, कलमाड़ी साहब। आदर्श घोटाले में जेल नहीं हुई। तो वह पूरी प्रक्रिया दरअसल चुनावी परिस्थितियों के इर्द गिर्द रेंगती है। और आज अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, कल जब फैसला आया कि विपक्ष के एक नेता की सदस्यता रद्द हो गई, उसके बाद वो चुनाव प्रचार पर निकल पड़े और उसके बाद उसी अंदाज में है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है कि किसी भी हालत में कर्नाटक का चुनाव जीतना है। और यहीं से दूसरा सवाल पलट के सामने पहली बार आ रहा है कि अब 20,000 करोड़ रुपए अगर इस देश में ब्लैक मनी के या मनी लॉन्ड्रिंग के या शेल कंपनियों के जरिए अडानी के खाते में आ रहे हैं और अडानी उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने तरीके से, और उसके बाद जो पार्लियामेंट के स्पीकर को जो डॉक्यूमेंट दिए गए वह इसलिए महत्वपूर्ण है कि उस डॉक्यूमेंट के भीतर जिस बात का जिक्र राहुल गांधी ने किया कि उसमें तो एक एक फैक्ट्स एंड फिगर है, खास तौर से सरकार द्वारा बनाए गए नियम कायदों का जिक्र है और दुनिया के दूसरे देशों के साथ जो संबंध हुए अडानीज की कंपनी का, उसको लेकर जिक्र है। और जो सवाल देश के रक्षा मंत्रालय को यह कहकर उठाना चाहिए था कि दरअसल अडानी की कंपनी एक झटके में पोर्ट किंग से बढ़ते बढ़ते डिफेंस डील में कहां तक आ गई और इजराइल के साथ उनकी डिफेंस डील हो रही है, तो वो मुझे उठाना पड़ा और मैंने उसको डॉक्यूमेंट के साथ स्पीकर को सौंप दिए। लेकिन स्पीकर मुस्कुराते रहे। मैंने उन्हें एयरपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी और एयरपोर्ट को लेकर सरकार ने नियम कायदे कैसे बदल दिए, जो नीति आयोग कह रहा था उसको भी नहीं माना और जो एविएशन मिनिस्ट्री के भीतर से कुछ आवाज थी उसको भी नहीं माना। यानी अडानी के लिए अगर सब कुछ किया जा रहा है और यह आरोप अगर पीएमओ पर लग रहा है और जिक्र रिश्तों का हो रहा है, तो रिश्ता कहां खोजे, दोनों तो एक दूसरे में घुल मिल से गए हैं। क्योंकि खुले तौर पर सब किसी ने देखा है उस चार्टेड को जिसपे अडानी लिखा हुआ था और देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले उसमें सफर कर रहे थे। अब यहां पर जो महत्वपूर्ण बात, इसका मतलब बहुत साफ है कि जिस 20,000 करोड़ का जिक्र हुआ है उसके पैरेलल में अगर आप फहरिस्त देखना शुरू करेंगे तो हजारों करोड़ उसके साए तले मोदी काल में ही छुपे हुए हैं। लेकिन उन बातों से आप सीधे पीएमओ को नहीं जोड़ सकते हैं। सीधे तौर पर आप यह कह सकते हैं कि देश की इकोनॉमिक को संभालने नहीं आता है, जो बैंकिंग सर्विस है उसको आप खोखला बना रहे हैं। आरबीआई के डायरेक्टर्स कुछ निर्देश दे देते हैं जो सरकार के कहने पर ही देते होंगे, क्योंकि डायरेक्टर्स की नियुक्ति भी तो पीएमओ के जरिए होती है। यानी एक लंबी फहरिस्त जो निकल कर आती है, जिसमें पिछले साल जानकारी आई कि आरबीआई ने जो बट्टे खाते में 68,607 करोड़ रुपए डाले, उसमें वह तमाम बड़े लोग थे जिन्होंने इस देश के बैंकों से कर्ज लिया और कर्ज लेकर या तो भाग गए या उन्होंने कहा कि हम विलफुल डिफॉल्टर हैं, यानी लौटाने की परिस्थिति में हम नहीं है, यानी लौटा सकते हैं लेकिन नहीं लौटाएंगे। तो उनको एक राहत और रियायत दे दी गई सरकार के जरिए। लेकिन फिर वही मामला, सीधे तौर पर आप प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते हैं। हो सकता है फाइनेंस मिनिस्ट्री खड़ी हो जाए, हो सकता है इस दौर में हम ईडी को लेकर सवाल हो रहा है, इस दौर में सीबीआई की जांच को लेकर हो सकता है होम मिनिस्ट्री की दिशा में कदम बढ़ जाए विपक्ष के। लेकिन प्रधानमंत्री इस दायरे में नहीं आएंगे, वो बच जाएंगे बार बार, चाहे इस देश के भीतर में एबीजी शिपयार्ड का जिक्र हो, किंगफिशर का जिक्र हो, वीडियोकॉन का जिक्र हो, गीतांजलि जेम्स का जिक्र हो, डीएचएफएल का जिक्र हो, आरईआई एग्रो का जिक्र हो, विंसम डायमंड का जिक्र हो, डीपीआईएल का हो, स्टर्लिंग बायोटेक हो, किसी का जिक्र हो जो कि हजारों करोड़ का मामला है, उसका मसला नहीं है। लेकिन पहली बार अगर 20,000 करोड़
का जिक्र खुले तौर पर यह कहकर किया जा रहा है कि दरअसल वह उस कंपनी का पैसा है ही नहीं जिस कंपनी पर यह आरोप है, और इसको प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। और प्रधानमंत्री अगर नहीं बता रहे हैं तो मैसेज साफ है कि दोनों के बीच के रिश्ते क्या हैं, क्योंकि कंपनी का नाम अडानी से जुड़ा है और प्रधानमंत्री का नाम मोदी से जुड़ा है। अब इस लकीर पर चलना है राहुल गांधी को, तो यहां से राजनीतिक तौर पर एक दर्जन भर सवाल खड़े हो सकते हैं। पहला सवाल तो यह है, क्या राहुल गांधी अब या कांग्रेस अब कानूनी प्रक्रिया को नहीं निभाएगी और राहुल गांधी जेल जाएंगे, और ये कहते हुए जेल जाएंगे कि मैं जेल में किस लिए गया, इस देश की जनता देख ले, और कांग्रेस इस दौर में सक्रिय हो जाएगी। पहला अनसुलझा सवाल यह भी है। दूसरा सवाल है कि अगर राहुल गांधी जेल जाएंगे तो क्या प्रियंका गांधी की एंट्री होने वाली है। प्रियंका गांधी आज जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थी, राहुल गांधी के साथ चलकर आई और उस डायस के किनारे वो बैठी हुई थी और लगातार देख रही थी, समझ रही थी, सुन रही थी, और सबसे ज्यादा संवाद राहुल गांधी के साथ किसी का होता है तो वो प्रियंका गांधी का होता है। तो क्या ये प्रियंका गांधी की राजनीति में एंट्री का एक रास्ता नया खुलने वाला है और राहुल गांधी जेल में रहे, प्रियंका गांधी राजनीति को साधते हुए कांग्रेस की अगुवाई करने की दिशा में बढ़ जाए? ये दूसरा एक अनसुलझा सवाल है। तीसरा सवाल है कि जो कुछ हो रहा है वह बीजेपी एक नेशनल पार्टी है और कांग्रेस एक नेशनल पार्टी है। इस दौर में जो कुछ हुआ, जिस तर्ज पर हुआ, उसमें तमाम विपक्ष के नेता खड़े जरूर हो गए राहुल गांधी के पक्ष में, लेकिन दबी जुबान में, क्योंकि एमसीडी का बुलडोजर अगर कांग्रेस के दफ्तर पर पहुंचकर उन सीढ़ियों को तोड़ता है यह कहते हुए कि दरअसल यह गलत तरीके से बनाया गया है, तो एमसीडी पर अभी आम आदमी पार्टी का कब्जा है। दूसरी बात, अखिलेश यादव अगर ये कहते हैं कि कांग्रेस एक वक्त सत्ता में थी तो उन्होंने क्षेत्रीय दलों को ऊपर बड़े जुल्म किए और अब बीजेपी भी वैसा ही करती है, तो अब कांग्रेस समझ जाए। इस सियासत के भीतर की परिस्थिति को समझिए कि दरअसल राजनीति अब केंद्रित होती जा रही है और यह देश अब अलग अलग राजनीतिक दलों के आश्रय 2024 देखने को तैयार नहीं है। और अगर 2024 में सीधे डायरेक्ट फाइट की स्थिति है तो क्षेत्रीय दल कहीं हाशिए पर ना चले जाएं, इसीलिए उनके भीतर एक छटपटाहट है। तीसरी परिस्थिति इसके आगे निकलती है। तो क्या इस दौर में सत्ता यानी मोदी सरकार या कहें खुद प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जो तमाम विपक्षी नेता कहते थे कि 2024 के बाद पता नहीं क्या होगा, अगर ये चुनाव जीत गए थे, तो क्या उसका ट्रेलर नहीं बल्कि उसकी पूरी फिल्म शुरू हो चली है, और वो 2023 में ही शुरू हो चली है। ये शुरुआत कर्नाटक चुनाव से पहले ही शुरू हो चली है और राहुल गांधी को लेकर जिस तेजी और रफ्तार के साथ मैसेज दिया गया एक सीजीएम के जरिए यानी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के जरिए, उसका संदेश हर किसी के लिए बड़ा था कि दरअसल यही मान लीजिए 2024 है, तो जो 2024 का इंतजार कर रहे हैं वो ना करें। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लिए संदेश आ गया कि अभी से अगर आपने 2024 को जीना शुरू नहीं किया तो फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे, और ये एक मौका है जिसको भुना लीजिए, क्योंकि देश भर के भीतर हर किसी को पता है कि पार्लियामेंट के भीतर हर दूसरा सांसद दागी है, और जिन पर आरोप है उन पे तो दंगे के आरोप है, नफरत के बोल के आरोप है, अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप है, मर्डर के आरोप भी हैं, रेप के आरोप भी है, डकैती के आरोप भी है। ऐसे ऐसे आरोप लगे हुए हैं जो इन्होंने हलफनामा दिया है। तो किस तरीके के मानहानि के मामले में अगर राहुल गांधी जेल चले जाते हैं तो यह मैसेज भारत की न सिर्फ जुडिशरी सिस्टम को लेकर बल्कि गवर्नमेंट के गवर्नेंस को लेकर भी एक झटके में बड़ा हो जाएगा। और खास तौर से राहुल गांधी अगर 20,000 करोड़ का जिक्र करते हुए एक कॉरपोरेट हाउस और मौजूदा प्रधानमंत्री के रिश्तों का खुला जिक्र कर रहे हैं और उसके साथ वह शेल कंपनियों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी पीठ खूब ठोकी कि हमने इस देश के भीतर में जितनी शेल कंपनियां काम करती थी, जिनकी तादाद 1,75,000 से ज्यादा थी, हमने उसे बंद कर दिया, डी रिकॉग्नाइज कर दिया, खत्म कर दी उनकी मान्यता। तो उसके बावजूद भी अगर ये शेल कंपनियां काम कर रही हैं और एक रकम 20,000 करोड़ की निकल कर आई है तो उसका जवाब देगा कौन?
इस सवाल के आश्रय क्या राजनीति का ताना बाना कांग्रेस अब बड़े व्यापक तरीके से बोलने वाली है? और क्या अगर ये 20,000 करोड़ और अडानी मोदी के रिश्ते 2024 की राजनीति की दिशा में जा रहे हैं, तो ऐसे में विपक्ष की वह राजनीति जो छत्रपों के आश्रय चलती है, या फिर जिसका ताना बाना बीजेपी ने अपने तौर पर बुना, जो जातीय समीकरण को देखती है और सोशल इंजीनियरिंग के नाम पर छोटे छोटे दलों को उभारती है, साथ खड़ी होती है, वो राजनीति तो 2024 में मायने नहीं रखेगी? या फिर इसके ठीक समानांतर जो 80-20 का खेल उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ और जिसमें सांप्रदायिक राजनीति ने वोटों के ध्रुवीकरण में धर्म को लेकर लाकर खड़ा कर दिया और उस पर इलेक्शन कमीशन की भी चुप्पी रही, सुप्रीम कोर्ट की भी चुप्पी रही, तो सवाल यह है कि क्या करप्शन और कॉरपोरेट और सत्ता का एक साथ होना और कानून को भी अपने हिसाब से परिभाषित करना और लोकसभा के भीतर स्पीकर का भी खामोशी से मुस्कुराते हुए सिर्फ चाय पिलाने और पीने का ऑफर करना और यह कहना कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जैसा राहुल गांधी ने कहा, तो जब राहुल गांधी ने अपने तौर पर कह दिया कि स्पीकर उनसे कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, तब कई सवाल इस देश के लोकतंत्र के मंदिर को लेकर है। 4 मंत्रियों ने पार्लियामेंट के भीतर जो आरोप लगाए, अगर वो गलत हैं तो क्या उसका जवाब कोई नहीं देगा? यानी राहुल गांधी ये सवाल खुद से कर रहे हैं। दूसरा सवाल जो विदेशी ताकतों की मदद का था, जब ऐसा कहा ही नहीं गया और तमाम ऑडियो और वीडियो मौजूद है, तो क्या स्पीकर इसको भी नहीं सुनेंगे? और तीसरी बड़ी स्थिति है, क्या इस देश के भीतर में मीडिया और इंस्टीट्यूशन के दरवाजे विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बंद हो चुके हैं? रास्ता जनता का ही बचा है? तो फिर 2024 का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि 2024 के बाद अगर मोदी सत्ता जीतती है, जिसका खौफ विपक्ष के भीतर है, पता नहीं क्या होगा, तो उसकी एक तस्वीर एक मजिस्ट्रेट के फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के साथ उभर कर आ गई। दूसरी बात जो जिक्र अदालत में हुआ, यानी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में हुआ, उसके एक कदम आगे बढ़कर बीजेपी ने कह दिया यह पूरे ओबीसी का मामला है। और तीसरी परिस्थिति है कि अब कांग्रेस भी तैयार है, राहुल गांधी जेल जाएं, प्रियंका गांधी निकल कर आए, या फिर कांग्रेस अपने तौर पर संघर्ष करने के लिए तैयार हो जाए, या राजनीतिक तौर पर रास्ता जनता के बीच जाने का ही बनता है। अब इन पन्नों का खुलना सिर्फ बाकी है, अन्यथा 2024 की मुनादी तो हो चली है। अगर आप सुन पा रहे हैं तो सुन लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।